हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है हम लोग चैनल पर, जिसमें अभी हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहे हैं और इसे आप लोग सभी पसंद भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए पॉलिटेक्निक एग्जाम कोई भी हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार, यूपी या फिर दिल्ली या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक हो, क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। कभी झारखंड वाला दिल्ली में पूछ देता है, कभी दिल्ली वाला झारखंड पूछ देता है, कभी बिहार वाला यूपी में पूछ देता है, तो कभी यूपी वाला झारखंड में पूछ देता है। तो इस तरह से अगर हर एक बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग अगर उसका रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोग के पास एक क्वेश्चन बैंक, एक सीरीज तैयार हो जाएगा और देखिएगा उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, हर एक क्वेश्चन को मैं हर एक एंगल से देख रहा हूँ कि इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप मतलब इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से भी बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो बहुत नॉलेज मिलेगा और एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, और देखिए कोई भी एग्जाम हो, केमिस्ट्री तो उसका मस्ट इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी तो उसका मस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि बिना एनसीईआरटी का आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग इस चैनल पर, हम लोग के लिए चैनल पर एक एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो उसमें आप लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि हम उसमें एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आ रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके और एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और जो आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। देखिए पहले हम लोग ये जो शब्द है निर्जलीकरण, इसका मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है। तो निर्जलीकरण मतलब क्या, जल को हटाना। इथेनॉल में से अगर जल का हम लोग हटा देंगे, डिहाइड्रेशन, इसमें दो वर्ड होता है, एक हाइड्रेशन एक डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब इसमें से जल को हटा देंगे। तो निर्जलीकरण में से जल को हटा देंगे। तो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, CH3 CH2OH। अब इसका अगर निर्जलीकरण हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन करेंगे। देखिए इसमें याद रखिएगा, कभी किसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण किसके प्रेजेंस में करते हैं। तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसके प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसके प्रेजेंस में करते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH और इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो हम लोग का H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, CH2 बचेगा। तो CH2 किसका होता है, जी हाँ सर, इथिन का होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इथिन, दैट इज ऑप्शन C। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पानी में एसिटिक एसिड डैश घोल को विनेगर कहा जाता है। पानी में एसिटिक एसिड का कितना परसेंट हो एसिटिक एसिड की उसको हम लोग विनेगर कहेंगे। ठीक है, देखिए एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पानी में जब एसिटिक एसिड को घोलते हैं तो कितना मात्रा में घोलेंगे उसको, कितना परसेंट में कि वो विनेगर कहलाएगा। तो एक्चुअली विनेगर इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब क्या, जब उसको हम लोग जल में घोल देते हैं, तो हम लोग जब 5 से 8%, 5 to 8% तक जल में घोलते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। याद है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह हम पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए तो इसको इसलिए ठीक से देख लीजिएगा। विनेगर क्या होता है, जब 5 से 8% एसिटिक एसिड को हम लोग जल में घोलते हैं तो उस घोल को हम लोग विनेगर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिशुद्ध इथेनॉइक एसिड का गलनांक है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर इथेनॉइक एसिड। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका होता है 290 केल्विन। ठीक है, 16.66 कुछ होता है, मतलब इसका हो जाएगा 290 केल्विन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए, स्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस के वस्तु में प्रतिक्रिया करता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग सैफोनिफिकेशन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 84 का
तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा। सैफोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड और बेस के वस्तु में एक प्रतिक्रिया करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैफोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के गुण उनके डैश के आवधिक कार्य है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तत्वों का गुण किस पर निर्भर करता है, किसके अनुसार बदलता है? तो देखिए परमाणु संख्या के आधार पर। समान परमाणु संख्या वाले का समान गुण होता है। जैसे एक साथ, जैसे जिसका परमाणु संख्या सामने सामने होता है उसका गुण समान होता है, और अलग अलग जो थोड़ा दूर दूर होता है उन लोग का गुण अलग होता है। मतलब किस पर डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है, यानी कि एटॉमिक नंबर पर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अवधियां है। अवधियां मतलब पीरियड्स, कितना पीरियड्स होता है? तो देखिए एक होता है पीरियड्स, एक होता है ग्रुप। तो पीरियड अगर बोले तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग का कितना पीरियड हो जाता है, तो हम लोग का पीरियड 7 हो जाता है। लेकिन वही अगर ग्रुप्स का बात करता कि बोलता आधुनिक आवर्त सारणी में कितना ग्रुप है, तब हम लोग का हो जाता है 18 ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग का अवधि बोला है यानी कि पीरियड बोला है, तो पीरियड कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 86 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलॉइड्स डैश है। मतलब इसमें से 4 को ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से मेटलॉइड्स क्या है? तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में मेटलॉइड्स क्या होगा? तो देखिए मेटलॉइड्स, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और लोहा भी मेटल है। मतलब लोहा और मैग्नीशियम जो धातु है और कार्बन अधातु है। लेकिन हम लोग का सिलिकॉन क्या हो जाएगा, ये मेटलॉइड्स हो जाएगा, मतलब धातु रूप, जिसको हम बोलते हैं उपधातु। ठीक है, तो सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है कि क्लोरीन का जो एम सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए सेल कितना होता है, 4, KLMN इसमें देखेंगे और भी आगे होता है, लेकिन हम लोग 4 तक देखते हैं। जैसे पहले K हो गया, उसके बाद L हो गया, उसके बाद M हो गया, उसके बाद N हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है ये क्या हो, K। तो क्लोरीन का हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए। तो सर क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 17 को किस तरह से बांटते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले एक सेल में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 हो गया, और उसके बाद कितना 7, मतलब 2 8 10 और 7 17 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता है ना। तो पहला में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद वाला में कितना 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला में और कितना बच गया 7। तो K हो गया, ये वाला K, ये हो गया L, और ये हो गया M। तो M में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो M में कितना हो जाएगा आप लोग का 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या है 89 नंबर क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स X प्लस पानी। अच्छा हम लोग को सबको पता है कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अरे भैया नमक और पानी देता है ना। जब भी कोई धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, कोई भी एसिड यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, नमक और जल देता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर नमक हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेके हम लोग देख लेते हैं। धातु ऑक्साइड यानी कोई ऑक्साइड ले लेते हैं। चलिए सोडियम ऑक्साइड ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा और आसान है सोडियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसी भी, मान लेते हैं HCl, एक अम्ल है, इससे रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये जो H है, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का Na2O होता है ना, Na2O। अब ये बना लेगा यहाँ पे 2NaCl हो गया, और प्लस बनाएगा क्या, H2O बनाएगा, प्लस H2O। देखिए 2 सोडियम, लेकिन Cl एक है ना, यहाँ पे 2 कर देंगे, इक्वल कर देंगे समीकरण को, 2 का हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन। तो क्या बना है, देखिए हम लोग का NaCl, मतलब एक नमक बन रहा है। तो जब भी धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, नमक देगा और जल देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोनियम आयन है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग को सबको पता है हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O प्लस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, अच्छा बताइए इसमें हाइड्रोजन आयन कौन है, तो हाइड्रोजन आयन कौन होता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन होता है। अगर पूछा कि हाइड्रोक्साइड आयन कौन है, तब क्या बोलिएगा, तब हम लोग का OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि ये वाला हो जाता है। ठीक है,
तो इसमें पूछा हाइड्रोनियम आयन, तो इसलिए H3O+। तो इस ऐसे भी याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन पूछे तो हो जाएगा OH-, अगर OH-, अगर पूछा हाइड्रोजन आयन तो H+, और इसमें पूछा हाइड्रोनियम आयन तो हो जाएगा H3O+। गेट इट। चलिए नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। 90 हो गया पार, अब की बार पॉलिटेक्निक पार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है 91 नंबर, मैग्नीशिया के दूध का पीएच होता है। देखिए मैग्नीशिया के दूध का पीएच कितना होता है, तो इस सब पीएच मान आप लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैग्नीशिया हम लोग सुनने से लग रहा है क्षार हो रहा है, क्षारक होता है मतलब बेस होता है, लेकिन इसमें देखिए चारों बेस है। कल हम एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ाया था जिसमें एसिड था तीनों और एक बेस था, उसमें हम लोग आसानी से चुन लिए थे कि हाँ ये वाला बेस है तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसमें चारों बेस है। तो ऐसे केस में हम लोग याद रखना पड़ेगा। तो मैग्नीशिया का जो होता है पीएच मान वो होता है 10, ठीक है। अब लोग हम पीएच मान का अलग से एक मैग्नीशिया का दूध बोला है तो उसका 10 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को पीएच मान के अलग सा वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि पीएच मान से एक या दो क्वेश्चन, इसमें तो 2 क्वेश्चन हो गया, हर एक साल फिक्स रहता है, और 2 नंबर में भी बहुत रैंक डिफर करता है, एक एक नंबर से रैंक डिफरेंस होता है, मालूम है आप लोग को। एक एक नंबर से 50, 60, 100 रैंक तक आगे पीछे हो जाता है। तो एक एक नंबर 0.25 नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुक्र का वातावरण डैश के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। शुक्र का जो वातावरण है वहाँ का एटमॉस्फेयर है वहाँ किसके घने बादलों से बना है। तो एक चीज़ याद रखिए, शुक्र का जो बादल है ना उसमें अधिकांश भाग होता है CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, और वहाँ का जो घने बादल है उसको ढक कर रखता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 या ढक कर रखता है, ठीक है। क्यों कौन ढक के रखता है, H2SO4, और इसका कलर क्या होता है, वही सफ़ेद पीले बादलों से बना होता है। देखिए अगर पूछा कि शुक्र का वातावरण में अधिकांश मात्रा में क्या होता है, तब हम लोग बोलेंगे सर CO2 अधिकांश मात्रा में होता है। पूछा कौन घने बादलों से बना है, शुक्र वातावरण डैश के घने सफ़ेद पीले बादलों से बना है, तो ये बना है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि H2SO4 से, ठीक है। इसका मात्रा कम होता है लेकिन ये एक परत का काम करता है। आप कह सकते हैं कि शुक्र का जो वातावरण है ना, शुक्र उसको चारों तरफ से ये ढक कर रखता है, ठीक है, चारों तरफ से ढक कर रखता है कौन, H2SO4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या, हाँ, टमाटर में डैश एसिड मौजूद होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। टमाटर आप लोग जो खाते हैं लाल लाल पका हुआ टमाटर, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें भैया जी होता है आप लोग का ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और इसमें भी हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उसे ट्रिक से बताऊंगा कैसे याद कीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन हम लोग का, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को डैश कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय घोल है, तो आप लोग याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर जल में घोलते हैं ना, तो वो जो सॉल्यूशन हम लोग को प्राप्त होता है, जो घोल प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे ब्राइन कहते हैं, ठीक है। ब्राइन मतलब ये वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। इंग्लिश वाला याद रख लीजिएगा ब्राइन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है खारा ना दे, यहीं पे लिख दे ब्राइन, यहीं पे क्या लिख दे, यहीं पे लिख दे ब्राइन, तो आप लोग ब्राइन ही याद रखिएगा, ठीक है। खारा उसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप लोग सभी जानते हैं, क्या होता है, CaOCl2, मतलब हम लोग क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 नंबर क्या है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का जब हम लोग क्रिस्टलीकरण करते हैं, मतलब जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल में मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, ये बनता है Na2CO3.10H2O, यही बनता है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धावन सोडा, जिसमें आप लोग कपड़ों की धुलाई करते हैं, गंदे गंदे कपड़ों का, वही हो गया धावन सोडा ये वाला। तो क्या होता है, धुलाई का सोडा, मारने वाला नहीं, मारने वाला धुलाई नहीं, ठीक है, कपड़ा धुलाई का सोडा, नहीं तो सोचेगा मारने वाला सोडा धुलाई का सोडा, ठीक है। चलिए हाँ, आगे क्वेश्चन क्या है,
डैश को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। कितना शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, खंडित हड्डी। खंडित मतलब टूटा हुआ हड्डी, ठीक है। तो टूटा हुआ हड्डियों को समर्थन के लिए मतलब जोड़ने के लिए किस प्लास्टर को कितना ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है इस प्रश्न पुस्तिका में। देखिए, समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया गया है। तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? जब आप लोग का हाथ पैर तोड़वा लेते हैं किसी से मार खा के, तो उसको जोड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं हाथ में एक प्लास्टर करता है, एक कपड़ा से फिर कुछ देता है, फिर प्लास्टर करता है, फिर कुछ देता है। तो वो जो देता है ना सफ़ेद सफ़ेद टाइप का, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4.12H2O ये वाला होता है। CaSO4.12H2O, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही वाला जब हम लोग का जब लगाता है डॉक्टर तब तो नरम होता है, आप लोग देखे होंगे, लेकिन कुछ देर बाद जब एटमॉस्फेयर में मिलता है, हवा नमी के संपर्क में आता है, तो इतना हार्ड हो जाता है कि किसी के सर में मारिएगा तो उसका सर फूट के लाल हो जाए। तो वो तब दूसरा चीज़ बन जाता है। क्या बन जाता है बताइए? तो वो बन जाता है जिप्सम। जी हाँ दोस्तों, वो जिप्सम बन जाता है। उसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 नंबर, डैश धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड के रूप में मौजूद है। कमरे के तापमान पर कौन सा धातु है जो लिक्विड पाया जाता है, मतलब तरल के रूप में पाया जाता है, तरल पदार्थ के रूप में? तो वो हो जाता है मर्क्यूरी, यानी कि पारा। ठीक है, ये सब याद रखने वाला बात है कि पारा जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड रूप में पाया जाता है। ये धातु शब्द प्रयोग किया है तभी हम पारा बोल रहे हैं। अगर बोल देता अधातु तब क्या हो जाता? तो कमेंट करके हमको बताइए कि अगर अधातु बोलता तो कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमेंट करके आप लोग बोलिए हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है? मतलब सबसे हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्डेस्ट जो बोलता है नेचर में एलोट्रोप किस क्या पाया जाता है? कार्बन का कौन सा एलोट्रोप सबसे हार्डेस्ट, सबसे हार्ड होता है? तो याद रखिए उसको डायमंड। ऐसे ही प्रकृति में पूछे सबसे हार्डेस्ट पदार्थ कौन सा है, सबसे सख्त पदार्थ कौन सा है, तो डायमंड ही होता है, यानी कि हीरा होता है। ठीक है, हीरा बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। और अगर पूछे कौन सा मेटल, तो याद रखिएगा टंगस्टन मेटल होता है। टंगस्टन मेटल सबसे हार्ड होता है। अगर धातु में बोला तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा, अगर अधातु में बोला तो डायमंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और पदार्थ में बोला तो सिर्फ डायमंड ही लेंगे, क्योंकि डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। डैश उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या है? उभयधर्मी, जो एसिड से भी रिएक्शन करता है, जो बेस से भी रिएक्शन करता है, मतलब जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और जो क्षार से भी अभिक्रिया करता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन हो जाएगा? हमेशा याद रखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन लोग बहुत जगह पे मिलेगा। अभी तो सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिएगा, आगे जब कभी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तब भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, देखिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एल्ट्रोपिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री का हम लोग का 2019 का ये अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन देखें, और इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स का, कि फिजिक्स में क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह सीरीज में चलते जाएंगे। इसके बाद झारखंड पढ़ने के बाद यूपी देखेंगे, बिहार पॉलिटेक्निक, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और उससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना कैसा है, वो सब भी देखेंगे। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग बहुत ज़्यादा लाभ होगा, यकीन मानिए एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जो है बगल में घंटा टाइप का, उसको जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।